फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ते रह गए हैं, उन्होंने इंग्लिश और एलआर के सेक्शन को बहुत ही लाइटली लिया है। तो स्टूडेंट्स, आप बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हो। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स, मैं आपका वन शॉट रिवीजन करवाने वाली हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। हाँ, माना कि इंग्लिश के सिर्फ 10 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर आपके 10 क्वेश्चंस पूरे ऑल करेक्ट हो जाएं तो आप 30 आउट ऑफ 30 का स्कोर लेकर आते हो, और हो सकता है कि ये आपको मदद करता है 250 से ऊपर स्कोर लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक मैंने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। पूरे बिटसेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को बनाया है। तो आज के स्टूडेंट्स की जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ग्रामर से रिलेटेड, वोकैबुलरी से रिलेटेड, कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। तो आपका रिवीजन करने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और अभी आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर ये लिखो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए बिटसेट के इंग्लिश एक्टिविटीज़ का हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नो मैटर, आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क का पूछा जाएगा। एंड टोटल 30 मार्क्स के आपके एक्टिविटीज़ इंग्लिश से आने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस के लिए 40+ क्वेश्चंस लेकर बैठे हैं। तो चलिए फटाफट नोटबुक पेन लेकर बैठिए, और कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर मेरे साथ साथ देते जाइए। तो पहला हम ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, और मैं यहाँ आपके लिए ग्रामर से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आप ये ग्रामर के क्वेश्चंस को अभी मेरे साथ रिवाइज कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, जिसमें क्वेश्चन है इस तरह का, neither the teacher nor the students dash present in the classroom, and you are having the options as was, where, has, is. Neither the teacher nor the students. So yes, obviously here the answer is were, not was. वॉज हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नीदर से रिलेटेड स्टूडेंट्स, जहाँ आप जब चूज़ करते हो, जैसे नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, वहाँ पे फिर हम वॉज लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर नॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल में है, तो इसके लिए जो हम वर्ब चूज़ करेंगे वो भी प्लूरल में ही चूज़ करेंगे। सो नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको स्पॉट द एरर टाइप का पूछा जा सकता है। जैसे आपको बताना होगा कि ABCD में कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, नो एरर। सो विच पार्ट इज़ हैविंग द एरर स्टूडेंट्स, क्विकली बताइए। ई पार्ट में है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स यहाँ आएगा, क्योंकि यू आर चूजिंग वन आउट ऑफ मैनी। तो जब भी आप वन लिखेंगे, जैसे वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, यू कैनॉट से वन ऑफ द गर्ल। सो वन यू आर चूजिंग आउट ऑफ मैनी। सो यहाँ पर स्टूडेंट ना होकर स्टूडेंट्स होना चाहिए। सो एरर आपका सी में है। कम टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रेन डैश before we reached the station. The train dash before we reached the station. और आपके ऑप्शंस हैं leaves, had left, has left, leaving. So यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है the train had left before we reached the station. यहाँ पर आपको past perfect का यूज़ करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कब करते हैं, जब हम दिखाते हैं कि पास्ट में 2 एक्शन होता है। जो पहला एक्शन जो होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट, और जो दूसरा जो एक्शन होता है उसके साथ सिर्फ पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। तो यहाँ ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ये पहली घटना थी जिसमें कि ट्रेन पहले ही चली गई जब तक हम स्टेशन पहुँचे। सो हैड लेफ्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। Again, spot the error type का question students. Each of the boys have completed the assignment on time. Each of the boys have completed the assignment on time. So यहाँ पर error कहाँ पे है, यहाँ पर error आपका फिर से B पार्ट में है। Each of the boys, जब भी आप each, every यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपका जो verb आएगा वो singular आएगा। Each of the boys has completed the assignment on
टाइम, ये आपका सही आंसर है। आई होप मेरे स्टूडेंट्स साथ में करते जा रहे हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते जाइए। इफ़ आई डैश रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, ये तो बहुत ही ईजी है। ऑप्शन है एम, वॉज, वर, हैड बीन। सो जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम वर यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर रिच, सो इट इज़ द हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर मैं अमीर होता तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। choose Next question, choose the correct option. The book was divided dash, ये आपका preposition के ऊपर है स्टूडेंट्स, dash 3 sections, A among, B between, C into, D by. So the book was divided into 3 sections, so C is the correct answer. Let us take the 7th question. No sooner dash the announcement made than the crowd started cheering. No sooner, तो आपको लगेगा कि यहाँ did आना चाहिए no sooner, लेकिन जब आप did का यहाँ यूज़ करोगे तो आपका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ did नहीं, यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर C, was. No sooner was the announcement made than the crowd started cheering. Please take. Choose the correct sentence. Neither of the answers are correct. Correct sentence you have to choose here, students. Neither of the answers are correct. Neither of the answers is correct. Neither of the answer is correct. Neither the answers are correct. कौन सा होगा इसमें स्टूडेंट्स, आप बताइए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, neither of the answers। आप चुन रहे हो एक को आउट ऑफ मैनी, और फिर से वहाँ पर जो रूल होगा नीदर के साथ जो इज़ लगाने का, नहीं आर लगाना है। सो नीदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट सेंटेंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, स्पॉट द एरर अगेन। So again, like that only which you have done earlier, students. One of my friends have gone to Delhi yesterday. Now which part is having the error? Which part is having the error? So again, one of my friends. So one out of many. So you are using, where is the error? The error is in option number B. One of my friends has gone, not have gone. It is has gone to Delhi yesterday. फिर से spot the error. The sceneries of Kashmir is beautiful. And then there is D option, no error. Where is the error, students? Which option is the correct? Yes, the error is in A, the sceneries. We don't have the plural of uncountable noun like scenery. We don't have sceneries. We have just scenery. So the error is in A part. The correct sentence is like this: the scenery of Kashmir is beautiful. Now again, fill in the blank. Had I known about the meeting, I dash attended it. And you have the option would have, would, will have, had. Yes, the option is would have, would, will have, had. Please comment in the boxes, students, comment box. What's the answer? The answer is A, would have. The answer is A, I would have attended it. Now again, spot the error. This is the most unique painting. This is the most unique painting in the gallery. D part is no error. Where is the error? Where is the error? The error is in B part. This is the most unique. So here we don't have to use most, because unique, it's almost telling us exactly the same meaning it's giving this word unique. So you don't have to again use most with it. So this is the unique painting in the gallery. So error is here B. Let us take one more question. Yes, here you have one question based on question tag. So when are we going to use question tag, students? We are going to use question tag like this here in the sentence. Let's do few questions.
because in exam it comes. They have completed the work. So what question tag are you going to use it? Haven't they, have they, don't they, didn't they? So the auxiliary verb given here in the sentence is have. So remember to use the question tag also somewhere related to it. But if the sentence is in positive, you have to use the question tag negative. And if the sentence is given in negative, the question tag you are going to use it in positive. So they have completed the work, haven't they, is the correct answer. Let's take one more activity based on it. Few students understood the topic. Few students understood the topic. Did they? Didn't they? Do they? Don't they? Few students understood. Understood, it's in the past tense. So here you are going to use didn't they. The question tag as didn't they instead of don't they. Next one. She is your sister. She is your sister. So question tag, it will be in negative now. Isn't she? Not is she, doesn't she, wasn't she. Isn't she? She is your sister. Isn't she? Like that. Now some important questions, students, I have taken out for you all related to active and passive voice. So just check this one also. So here you have to change it into passive form, active and passive. So one video already I have uploaded, students, you can go through that if you have the time. Otherwise you just keep that in mind that in active voice the doer is important, and in passive voice the doer is acted upon by the verb. So here the action is prominent in the passive voice, whereas in active voice the doer is active and the doer is important. So एक में doer important होता है और passive में action important होता है. So let us take this question. Why did they reject your application? Why did they reject your application? So you have to now emphasize on the action. So check which is the correct passive voice sentence. Why your application was rejected? Why was your application rejected? Why did your application rejected? Why your application rejected? So here the correct one is why did they reject your application? So here the correct answer is B. Why was your application rejected? Why was your application rejected? Let us come to the next one, speech. So here you are changing from direct to indirect speech. So you will get one question like this also. She said to him, why are you wasting your time? So your options are, she asked him why he was wasting his time. She asked him why was he wasting his time. She told him why he wasted his time. She asked why he is wasting his time. So let us go through the question once again. She said to him, why are you wasting your time? So let's see. So option number A is the correct one. She asked him why he was wasting his time. You see here, why are you? So why are you wasting your time? So she is asking to him. So in indirect it was why he was wasting his time. That is the correct answer. Let us go to the next one. The judge said the accused may leave the court. Again you have to change it into indirect speech. The judge permitted that the accused might leave the court. Option A. B. The judge said that the accused may leave the court. C. The judge permitted the accused to leave the court. And D. The judge ordered the accused leaving the court. ये D तो बिल्कुल ही नहीं है. So यहाँ आप confuse मत होना B और C में, क्योंकि option number C is the correct. The judge permitted the accused to leave the court. Said, just go through it. The judge said the accused may leave the court.
So the judge is actually permitting the accused to leave the court. So option number C is the correct option. Let's now go to the next part, that is the vocabulary part, which is very very important in BITSAT English. So choose the antonym of optimistic. So optimistic, so if you know the meaning of optimistic, it is when you are filled with positivity. You find positive things in your approach. In every way you find positivity. That is optimistic. So you have to find the opposite of it. So cheerful, hopeful, pessimistic, confident. So students, क्या आपको करना है, मान लो आपको कोई वर्ड नहीं पता है, तो आप एक देखो कि अगर 4 में से 3 जो है वो ऑलमोस्ट एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं और एक जो है उसका आपको मीनिंग नहीं पता है, लेट इट बी, लेकिन वो उस ग्रुप को आपको लग रहा है कहीं तो दूर दूर तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वही आपका आंसर है. तो यहाँ देखो चीयरफुल, होपफुल, कॉन्फिडेंट, ये सब एक ग्रुप को थोड़ा बिलोंग कर रहे हैं और एक जस्ट एक अपोजिट है पेसिमिस्टिक, तो वो आपका आंसर होगा ऑप्टिमिस्टिक का. तो ऑप्टिमिस्टिक का अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक. ओके, लेट अस टेक दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ पर्सन हु लव्स बुक्स. सो बिब्लियोफाइल, फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट, लिंग्विस्ट. सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे फिलोसोफर, बायोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्ट के साथ तो जाएंगे नहीं. सो बिब्लियोफाइल इज द करेक्ट आंसर. सो बिब्लियोफाइल इज दैट पर्सन हु लव्स टू कलेक्ट बुक्स. नाउ अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, तो वो क्या होता है? उसको लेक्चर बोलते हैं, डिबेट बोलते हैं, एक्सटेम्पर बोलते हैं या सेमिनार बोलते हैं. सो यस, द आंसर इज एक्सटेम्पर. नाउ let us go through some idioms and phrases related to that. Also the questions are asked. Now the first idiom is break the ice. So break the ice का मतलब क्या होता है? To shatter ice, to start a conversation, to create trouble, to feel cold. तो obviously literal meaning तो होगा नहीं कि to feel cold, to shatter ice. ये बी आंसर है, टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन. उसका मतलब होता है ब्रेक द आइस. नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन देखिए. टू मेक अ मिस्टेक. अभी नेल को हिट करना है हेड पे, तो क्या होगा? थोड़ा पिक्चराइज कीजिए इस सीन को. टू मेक अ मिस्टेक, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट, टू हिट समवन, टू वर्क हार्ड. तो यहाँ पर B इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू स्पीक एग्जैक्टली राइट. लेट्स टेक 25th. चूज़ द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलीट. अब यहाँ पर फिर से ऑब्सोलीट का सिनोनिम ढूंढना, एंटोनिम नहीं. सिनोनिम यानी सेम मीनिंग. तो मॉडर्न, एंशियंट, आउटडेटेड, फ्रेश. सो ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, मीन्स no more it is popular or it is used. That is obsolete. Now choose the synonym of brisk. What is the meaning of brisk? Slow, active, weak, quiet. Now यहाँ फिर से आप देखो एक ग्रुप बन रहा है, slow, weak, quiet. कहीं ना कहीं एक सेम मीन कर रहे हैं, तो एक अलग कौन सा इसमें दिख रहा है? एक्टिव. तो ये आप छोटा सा एक टिप यूज़ कर सकते हो इन केस आपको वोकेबलरी कभी कभी न्यू वर्ड नहीं समझा है, तो आप एक्सट्रीम केस में आप रिस्क ले सकते हो. चूज़ द सिनोनिम ऑफ डिलिजेंट. सिनोनिम नॉट एंटोनिम. केयरलेस, हार्ड वर्किंग, नर्वस, फुलिश. तो अभी फिर से देखो एक ग्रुप 3 का बनाओ. केयरलेस, नर्वस, फुलिश, ये 3 को हम एक साथ रख सकते हैं. और हार्ड वर्किंग एक अलग दिख रहा है, तो डिलीजेंट का मीनिंग हार्ड वर्किंग है. नाउ हियर 28th वन. अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, उसको लिंग्विस्ट बोलते हैं, पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं या स्कॉलर बोलते हैं. ये पॉलीग्लॉट का आंसर, ये आपका सही आंसर है स्टूडेंट्स, पॉलीग्लॉट बोलते हैं.
A person who speaks many languages, who has the knowledge of many languages, उसको polyglot बोलते हैं. Let us take one more idiom. Burn the midnight oil. Burn the midnight oil. इसका क्या मतलब होता है? Waste electricity, work late at night, start a fire, sleep peacefully. So यहाँ पर midnight में अगर आप ऑयल बर्न कर रहे हो यानी you are working late at night. So option number B is the correct answer. Let's take the next question. Spill the beans means what? Spill the beans. Spill the beans. इसका मतलब क्या होता है? Cook food, reveal a secret, make a mess, waste money. So इसका आंसर आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? Yes, इसका आंसर होता है reveal a secret. इसका आंसर क्या होगा? Reveal a secret. Let's take the next one. Choose the word closest in meaning to meticulous. So meticulous का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप तुरंत पता लगा लोगे. अगर नहीं पता है तो चलो हम अपना फिर से वही वाला ट्रिक यूज़ करते हैं. केयरलेस, प्रिसाइज, लेज़ी, इमोशनल. तो यहाँ पर हम प्रिसाइज देख रहे हैं कि वो एक अलग हो जा रहा है. 3 का एक ग्रुप जो हम बना रहे हैं, केयरलेस, लेज़ी एंड इमोशनल. लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ यूफोरिया. यूफोरिया. सो यूफोरिया का मतलब क्या होगा? एक्सट्रीम सैडनेस, ग्रेट एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस, फियर ऑफ फेलियर या एंगर. क्या होगा? यस. सो हियर द आंसर इज बी, ग्रेट एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. एक्सट्रीम सैडनेस, फियर ऑफ फेलियर, एंगर ये आपका नहीं है यूफोरिया का मतलब. चूज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रूगल. एंटोनिम नॉट सिनोनिम. सो लेट्स सी. अगर फ्रूगल का मान लो मुझे मीनिंग नहीं आता है तो लेट अस फॉलो द सेम ट्रिक. इफ़ आई एम एबल टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3, इकोनॉमिकल, वेस्टफुल, केयरफुल, सिंपल. इकोनॉमिकल, वेस्टफुल, केयरफुल, सिंपल. सो यहाँ पर फ्रूगल का मतलब आप अगर आपको नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे वेस्टफुल और सिंपल में. यस. तो इकोनॉमिकल जो है वो मतलब आप जो खर्च करते हो तो ऐसा खर्च करते हो कि आप पूरे सावधानी के साथ खर्च करते हो. ठीक है. मतलब जितना आपका इनकम है उसमें कैसे खर्च करें ताकि आप अपने मैक्सिमम नीड्स को सेटिस्फाई कर सको, तो वो इकोनॉमिकल हो गया. ठीक है. मतलब कम से कम में आप अपना गुजारा कर रहे हो. यहाँ पर आपका फ्रूगल का मतलब होगा वेस्टफुल. यहाँ फ्रूगल का मतलब होगा आपका वेस्टफुल. नेक्स्ट क्वेश्चन. वन हु deliberately damages public property को क्या बोलते हैं? ट्रेटर बोलते हैं, रेबल बोलते हैं, वैंडल बोलते हैं, टेररिस्ट बोलते हैं. तो आई थिंक स्टूडेंट्स विल गो विथ सी ऑप्शन, दैट इज वैंडल. वैंडल. चलो अभी एक बिटसेट में एक रीअरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट्स. 3 मार्क्स का वो भी आ सकता है आपको. अगर आप प्रैक्टिस थोड़ा करके रखो तो आप ये कर सकते हो. इसमें आपको बताना है कि क्या इसका सीक्वेंस जाएगा. ठीक है. तो ये बिटसेट में स्टूडेंट सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको पैरा जम्बल्स कहते हैं वो भी आपको आता है. तो वो आप कैसे निकालोगे? उसको निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा टॉपिक सेंटेंस क्या है. जो 4 ऑप्शन है उसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, फिर उससे रिलेटेड कॉज, इफ़ेक्ट, कुछ जनरल स्टेटमेंट है, तो उसके हिसाब से फिर आपको वो अरेंज करना पड़ता है. जैसे यहाँ हम एक क्वेश्चन लेते हैं. जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स. ए में आपको लिख कर आएगा कॉन्सिक्वेंटली मेनी स्पीसीज आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू कूलर रीजन्स. Climate change is affecting ecosystems across the globe. Scientists warn that the imbalance may permanently damage biodiversity. Rising temperatures disturb natural habitats and food chains. तो इसमें ना students first of all you have to look for the opening sentence कि opening sentence कौन सा है उसको आपको first देना पड़ेगा. जैसे यहाँ पर
अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये जो बी है ना, क्लाइमेट चेंज इज़ अफेक्टिंग इकोसिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, तो ये आपका हमेशा फर्स्ट आएगा, यानी बी इज़ द फर्स्ट। देन यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर्स डिस्टर्ब नेचुरल हैबिटेट्स एंड फूड चेन्स, ये आपका डी आएगा। और फिर ये आपका कॉन्सिक्वेंटली, मतलब ये आप इफ़ेक्ट का बात कर रहे हो कि क्या होगा फिर, तो कॉन्सिक्वेंटली मेनी स्पीसीज आर फोर्स टू माइग्रेट टू कूलर रीजन्स। और फिर एक आप जनरल स्टेटमेंट आपका आएगा लास्ट वाला, scientists warn that the imbalance may permanently damage biodiversity। तो आपको यहाँ क्या ट्रिक रखना है, आपको ट्रिक रखना है कि कौन सा ओपनिंग सेंटेंस है, फिर उसको कनेक्ट कैसे दूसरा सेंटेंस कर रहा है, कोई कॉज है तो वो आएगा, और लास्ट में एक फिर जनरल स्टेटमेंट आएगा। एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं स्टूडेंट है, इवेंचुअली रिसर्चर्स आइडेंटिफाइड सेवरल वीकनेसेस इन द ओरिजिनल मॉडल। बी है, द थ्योरी इनिशियली गेन्ड widespread acceptance among scientists. C. Further studies were conducted to verify its predictions. D. These findings led to the development of improved explanations। तो आप अभी चार जो ये ऑप्शंस आपको मिले हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट आप देखो ओपनिंग सेंटेंस क्या है, ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, ओपनिंग सेंटेंस, तो यहाँ अगेन ओपनिंग सेंटेंस आपका ये बी जाता है, द थ्योरी इनिशियली गेन्ड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस अमंग साइंटिस्ट, तो ये आपका ओपनिंग सेंटेंस हो गया। अब इसके साथ थ्योरी से रिलेटेड और क्या है लिखा गया है, दीज फाइंडिंग्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड एक्सप्लेनेशन, फिर ए क्या आएगा, eventually means आपका as a result, eventually researchers identified several weaknesses in the original model, and फिर आपका लास्ट ये सी आएगा, means general conclusion क्या आया, further studies were conducted to verify its predictions। so students ये सारे questions आपके मैंने निकाले हैं ग्रामर से रिलेटेड, वोकेबलरी से रिलेटेड, कॉम्पोजिशन से रिलेटेड।